गुड मॉर्निंग साथियों, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सीईओ अवेलेबल है, जो फंड मैनेजमेंट टीम में रिच एक्सपीरियंस है। बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड में बीएनपी परिवार के साथ एज ए फंड मैनेजर, इक्विटी सीनियर फंड मैनेजर है और बाय क्वालिफिकेशन पीजीडीएम कर रखा है आईआईएम से और सीएफए कर रखा है। और आज की डेट में 4 फंड मैनेज करते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, कंजप्शन एंड वैल्यू फंड मैनेज कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं शिव सर का। शिव सर वेलकम। थैंक यू सो मच विनोद सर। शिव सर, आपको 2.5 डिकेड का इतना रिच एक्सपीरियंस है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन इकोनॉमी ने पास हिस्टोरिकली किया 1979 से लेके अभी तक, इंक्लूडिंग डिविडेंड। अगर अपन रिजल्ट्स देखें तो लगभग 14-15% का सीएजीआर के रूप में इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो किया है। 100 से सेंसेक्स स्टार्ट होकर आज लगभग 75-76 हजार की जर्नी कर चुका है। तो इंडियन मार्केट का आउटलुक आपको क्या लगता है? ऑल्दो सभी फंड मैनेजमेंट हाउस ये कहते हैं कि इंडिया एज ए फंड हाउस इज लुक्रेटिव लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन इक्विटी मार्केट में? थैंक यू विनोद जी। हम लोग काफी एक्साइटेड हैं इंडिया मार्केट एंड इंडिया स्टोरी के वाजिब। ये जो आउटलुक की बात करी, मैं ये इसको दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। एक है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दूसरा है वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमें ग्रोथ की बात करें तो देखिए, आज के दिन में इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड ये हमें मालूम है कि by the end of the decade, by 2030, India is likely to be the 3rd largest economy in the world. तो ये जो जर्नी है हमारी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट के बीच में, ये काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहने वाली है। और ये जर्नी जो रहेगी, उस जर्नी में what we expect is that the investors will make significant amount of wealth. So as an investor, one should ride this journey through the decade of growth. And अगर इस ग्रोथ की बात करें तो हाँ, जो हम लोग सोचते हैं इस ग्रोथ के मेन 3 पिलर है। एक उसको हम बोलते हैं 3 C's, कैपेक्स, कंज्यूमर और क्रेडिट। तो कैपेक्स जैसा हमें मालूम है कि इंडिया में कैपेक्स ऑब्वियसली हो रहा है और इसका कई गुना कैपेक्स अभी हमें चाहिए, राइट, एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें ये लगता है कि जो इंडिया का कैपेक्स है उसमें दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेट करते रहेंगे एंड वो ग्रो करता रहेगा। अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर में जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंडिया 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी उसी तरह से ग्रो करेगी। और पर कैपिटा इनकम अगर ग्रो करेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ना ही है, पर्टिकुलरली गिवन कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक जो कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत बड़ी होने वाली है। और लास्टली, अगर आपका कैपेक्स ग्रो करेगा और कंजम्पशन ग्रो करेगा तो नेचुरली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द क्रेडिट एज वेल। जो हम होलसेल क्रेडिट और रिटेल क्रेडिट की बात करते हैं, that is nothing but wholesale credit is because of capex, retail credit is because of consumption. तो इसलिए हमें ये लगता है कि जो इंडियन मार्केट की ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत ही सैंग्विन है और इसके 3 पिलर है, वो 3 C है, कैपेक्स, कंजम्पशन और क्रेडिट। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी आज के दिन की जो वैल्यूएशन है वो मोर और लेस सिमिलर टू लास्ट 10 साल की एवरेज की वैल्यूएशंस है। ओके, करेक्ट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक्जुबरेंस है या बहुत ज्यादा कोई बबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, फेयर वैल्यू कह सकते हैं, फेयर वैल्यू कह सकते हैं। एंड यस, इन अ मार्केट देयर विल ऑलवेज बी पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशंस, बट एट द सेम टाइम आज के दिन में बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपने वैल्यूएशंस के लोअर रेंज में है, अगर हम उनके लास्ट 5 साल की वैल्यूएशन रेंज को देखें, राइट। तो मार्केट में आज के दिन में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और ऑफ कोर्स अगर हम ग्रोथ करते रहेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी और भी आती रहेंगी। तो हमें वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा अभी
क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता है। ओके एंड ओके लास्टली अगर रिटर्न्स की बात करें तो मोर और लेस हमारी आज के दिन में जो एक्सपेक्टेशन है कि ब्रॉड मार्केट के रिटर्न शुड बी इन लाइन विथ द ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया। सो ओके यू नो subject to of course the current multiples being maintained, which ओके is again in line with the last 10 years of ओके average. ओके शिव सर, आपने बताया है कि जब पर कैपिटा इनकम राइज होती है तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो करती है और रिटर्न आता है। आज की डेट में इंडिया लगभग $2300-2400 पर कैपिटा इनकम है, जो डबल होने की संभावना है, अगले 8-10 साल में डबल होगी या एंड ऑफ द डिकेड हो जाएगी अप्रोक्सीमेट। और जब भी किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $2500 से डबल हुआ है तो उस कंट्री में क्या ग्रोथ आई है, बीइंग अ फंड मैनेजर यू नो वेरी वेल। और जब भी कोई कंट्री 5वें पायदान से तीसरे पायदान पे पहुंचता है तो उस कंट्री के अंदर क्या ग्रोथ हुई है, लाइक चाइना, लाइक जापान। तो मैं आपके मुख जुबानी सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपको 2.5 डिकेड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। नहीं, देखिए क्या है कि अगर हम लास्ट 20 साल का ग्रोथ देखें, जो हाँ हमारे बीच में और चाइना के बीच में जो डिफरेंस आया है, हाँ हाँ। वो बड़ा डिफरेंस इसलिए आया है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत जोर से ग्रो करा है कंपेयर ग्रेट। टू इंडिया, राइट। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट होंगी, तो उसमें नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हम्म राइट। तो जैसा कि आपने पूछा कि जब कंट्री इस तरह से ग्रो करती है तो क्या इम्पैक्ट आता है, तो हम्म उसमें बेसिकली वही है कि नंबर वन, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कैपिटल या एक्सपेंडिचर की इंटेंसिटी है, वो हम्म बहुत जोर से बढ़ जाती है। और सेकंड ऑफ कोर्स, जैसा पहले मैंने बताया कि अगर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हम्म उसमें आपके जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी बहुत जोर से बढ़ती है। उस समय क्या होता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जाती है। तो हम्म शायद हो सकता है किसी पॉइंट पे एयर कंडीशनर की डिमांड जोर से बढ़ जाए, किसी पॉइंट पे गाड़ी की डिमांड जोर से बढ़ जाए, किसी पॉइंट पे ग्रेट। ट्रैवल की डिमांड बहुत जोर से बढ़ जाए। तो डिफरेंट हम्म काइंड ऑफ कंजम्पशन आइटम्स विल गो थ्रू अ डिफरेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। हम्म। शिव सर, आप ऑलरेडी स्मॉल कैप, मिड कैप, वैल्यू और कंजप्शन फंड मैनेज करते हो और अभी जो पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, ऐसा लगता है कि डिकेड ऑन डिकेड अपॉर्चुनिटी है। मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत ग्रो करने वाली है। किसी जमाने का इंडिया केवल स्क्रू ड्राइवर का मैन्युफैक्चरिंग करता था, सभी चीजें असेंबल करके सेल कर देता था डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मंगा के। अभी रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, चाहे आप कार मैन्युफैक्चरिंग में डाटा देख लीजिए, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में डाटा देख लीजिए। तो पर्टिकुलर ये मैन्युफैक्चरिंग थीम क्या है और पर्टिकुलर अभी जो बीओबी बीएनपी परिवार जो मैन्युफैक्चरिंग फंड लेके आया है, ये किस तरीके से इस थीम को देखता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जैसा मैंने बताया कि इस ग्रोथ के जो 3 पिलर्स है, कैपेक्स हम्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर, राइट। तो वो कैपेक्स के लिए ऑब्वियसली आपको मैन्युफैक्चरिंग की तो जरूरत पड़ेगी। और हम्म अगर हम अब पास्ट में जाएं तो इंडिया में क्या हुआ कि हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज में मूव कर गए। हम हम्म मैन्युफैक्चरिंग कहीं बीच में मिस कर गए थे। लेकिन हम्म हमें ये लगता है कि ये जो करंट डिकेड है, ये डिकेड इज गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग रेनेसां ऑफ इंडिया। हम्म एंड ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें लगता है कोविड एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। जब कोविड क्राइसिस हुई तो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज दे फाउंड कि उनकी जो चाइना पे डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है। आज के हम्म दिन में चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 25% का शेयर है हम्म। एंड इंडिया का शेयर 4% से भी कम है। ओके ओके ग्रेट। तो उस समय सभी कंट्रीज को लगा कि नहीं, हमें चाइना से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग बेस। हम्म एंड एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया में देखें तो हमारी जो पॉलिसीज थी वो भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। जैसे इंपोर्ट हम्म सब्स्टिट्यूशन हो या मेक इन इंडिया हो, हम्म या पीएलआई स्कीम हो, कोई भी हम्म ये इन चीजों को ले ले, या इवन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, तो इन हम्म सब चीजों को मिलाकर के अगर हम देखें तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को एक सिग्निफिकेंट थ्रस्ट मिल रहा है। हम्म तो हम जो बोलते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट, द हम्म इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग in India have been that COVID crisis.
एंड आज के दिन में ये जो दोनों इंजन हैं, एक ग्लोबल डिमांड फ्रॉम अ चाइना प्लस वन पॉलिसी एंड दूसरा डोमेस्टिक डिमांड बिकॉज ऑफ इंडिजिनाइजेशन, बिकॉज ऑफ पीएलआई, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मिला करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक बनता है फॉर द नेक्स्ट 5, 7, 10 years फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ओके ओके। शिव सर, जैसा कि आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले समय में अच्छा स्कोप दिखाई देता है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था, बट एक्चुअल लोगों को 2019-20 के बाद समझ में आने लगा। कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। अगर 5 साल के भी अपन इंडेक्स के रिटर्न देखें या पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग किसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के रिटर्न देखें, बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो पर्टिकुलर जो अपना बीओबी बीएनपी बरीबास का जो मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ 10 रुपए पे आप लेके आ रहे हो, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? बॉटम अप रहेगी, वैल्यू स्ट्रेटेजी रहेगी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी रहेगी? किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसको स्ट्रेटेजिकली निवेश करोगे, जो आपके पास कॉर्पस कलेक्ट होने वाला है? तो ऑफ कोर्स जो हम फंड लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फंड, उसमें जो कंपनियां रहेंगी, नेचुरली वो कंपनियां वही होंगी जो इस मैन्युफैक्चरिंग थीम से बेनिफिट करें। तो वो चाहे कोई प्लांट एंड मशीनरी बिठाने वाली कंपनी हो या कुछ इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करने वाली कंपनी हो, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग और उसके आसपास के जो इकोसिस्टम होते हैं उसको इनेबल करने वाली उन कंपनियों में इन्वेस्ट